Hey there, this is Avinash Kishore and student know me with name AVN sir, and I am present today for the solution of IIT JEE Mains 2021. ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के जो रिस्पॉन्स हैं, जो ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट में आ चुका है, उसके सल्यूशन हमारी पूरी फिजिक्स की टीम एक एक करके आपके सामने रखने वाली है, जिसमें से मैं प्रेजेंट करूंगा 25 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट पेपर. ओके, सो JEE Mains 2021 पेपर सॉल्यूशन in this series. I'll take physics 25th February first shift. Okay, all right, so let's get started. So first question देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डायोड पर है. देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी वीडियोस में मैं टाइम लैप्स बना के दे दे रहा हूँ आपको. ठीक है, तो उस टाइम लैप्स में आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखना है वहाँ पर पर्टिकुलरली क्लिक करके आप देख सकते हैं. और मैंने टॉपिक्स भी डिवाइड कर दिया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से है, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं. ऑलराइट, सो तो दिस इज सेमीकंडक्टर डायोड पे क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट x एंड y. अज्यूम D1 एंड D2 टू बी नॉर्मल सिलिकॉन डायोड. जब भी सिलिकॉन डायोड के बारे में गिवन हो गई बात, तो आपको उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, उसकी जो नी वोल्टेज है, बेसिकली मुझे नी वोल्टेज बोलना चाहिए. आप फॉरवर्ड बायस में नोट किए होंगे, ऐसे करके वोल्टेज राइज करता है, करंट ग्रो करता है अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो यहाँ तक नी वोल्टेज कंज्यूम हो जाती है. नी वोल्टेज के बियॉन्ड ही आपको करंट, बिल्कुल शार्प करंट मिलता है. तो सिलिकॉन डायोड की नी वोल्टेज आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा. ठीक है, ऑल राइट, तो वो होता है 0.7 वोल्ट. तो अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पर 5 वोल्ट आप लगाएंगे तो ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी. लेकिन इस डायोड से करंट फ्लो होने पर आपको एक पोटेंशियल ड्रॉप मिलने वाला है, नी वोल्टेज 0.7. अब आप 5 से 0.7 का ड्रॉप करा लेते हैं. ठीक है, उसके बाद इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो करंट निकल आता है. I इज इक्वल टू V/R. V इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7 बाई R. R कितना है 10. इसको सॉल्व करना था, अपने आप ही आंसर आ जाता है. ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन. ठीक है, सिंपल. ये क्वेश्चन सिंपल तब हो पाएगा अगर आपको इसकी बेसिक बातें पता थी कि 0.7 भी आपको ध्यान रखना था. ठीक है, अदरवाइज 5 भी है और 10 भी है, तो आप अगर 5/10 0.5 भी मार्क करेंगे तब भी एक गलत ऑप्शन आप मार्क करके आ सकते थे. तो ये गलत है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने ये मार्क किया होगा, तो ये गलत है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0.43 is also one of the option because you will get a potential drop of 0.7 because of knee voltage. ठीक है, this was a smart question I would say. okay, ठीक है, तो इसको मैं मीडियम कैटेगरी में रख सकता हूँ, क्योंकि इजी इसलिए नहीं क्योंकि आप स्मार्टली कैलकुलेट करना था, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question. So, next question is question number 2. Question number 2 is a solid sphere of radius r gravitationally attracts a particle placed at 3r from its center. ठीक है, 3r from its center. Center से 3r distance पर attract करता है with a force F1. Now a spherical cavity of r/2 is made. अब r/2 की cavity बना दी जाती है. And it becomes a force F2. F2 फोर्स हो जाता है. तो बताइए what is the ratio of F1 is to F2. ठीक है, इसका रेशियो आपको बताना है. तो देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक कंसेप्ट होता है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं, उस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है. वो इंटेंसिटी अगर आप निकालें तो Gm/r² होता है, और यही इंटेंसिटी को आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो मैं g के टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ,
gm/r², ठीक है। तो 1 अगर होगा जब पूरे तरह से स्फीयर होगी तो 3r डिस्टेंस पे हो जाएगा, और जब कैविटी आ जाता है, कैविटी, तो कैविटी आने के कारण इतने पोर्शन से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना मास है, देखो आधा रेडियस का है, तो आधा रेडियस का मास उसकी वॉल्यूम के डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो m/8 हो जाएगा, ठीक है ना। और रेडियस r/2 है, r/2 है तो हाफ है, तो उसका आप क्यूब करेंगे तो 1/2 होता है ना वॉल्यूम। देखो समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। तो r³ के प्रोपोर्शनल मास है, तो अगर रेडियस हाफ करोगे तो मास 1/8 टाइम्स हो जाता है। ऑलराइट, तो डायरेक्ट यूज आप कर सकते हैं, बस इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जिस रेशियो में ग्रेविटी आएगी वही रेशियो फोर्स का भी होगा, क्योंकि मास और मास फिर वो कैंसिल हो जाते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा, पहले ये था, और बाद में जब कैविटी आ गया तो आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा उससे, समझ रहे हो। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, तो 3r - r/2, 3r - r/2, ये वाला पार्ट आपको माइनस करना है, तभी इस सेंटर से डिस्टेंस होगी, ये वाले सेंटर से, ठीक है ना। बस ये 2 कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना था, अदरवाइज इट वाज इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको 41/50 से सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कैविटी के कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखने थे, अदरवाइज इट वाज नॉट अ बिग डील, है ना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन, मतलब आप देख सकते हैं, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, a student is performing the experiment of resonance column. The diameter of the column tube is 6 centimeter. Okay, the frequency of the tuning fork is 504 hertz. ठीक है, frequency given है, तो speed of the sound at the given temperature is 336 meter per second. ठीक है, the zero of the meter scale coincides with the top of the resonance column tube. ठीक है, आपके पास एक मीटर स्केल है जिसकी बिल्कुल शुरुआत उस जगह से हो रही है जहां से कॉलम ट्यूब है। द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस अकर। तो देखिए क्या क्या बातें हैं, एक तो फर्स्ट रेजोनेंस की बात यहाँ पे की गई है, उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है उनके लिए जिनको ये छोटी सी बात नहीं पता कि एक एंड करेक्शन की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी थी, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर है, तो ये अगर वेव का पैटर्न है तो यहाँ पर एंटी नोड है और यहाँ पर नोड है, ऑलराइट। तो इस जगह पे ना एंड करेक्शन भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर अगर आपने ट्यूनिंग फोक रखा तो इतने दूर का जो एयर कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये L और ये E है अपना एंड करेक्शन, तो L प्लस E जो है ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा। और आपको पता है एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, λ/4, ठीक है। और E की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वो होता है 0.6 r। r इज द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, और क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 0.3 × d, ठीक है। अब आगे की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा कहाँ से निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उससे, कि λf इज इक्वल्स टू v से, ठीक है। तो λ इक्वल्स टू v/f हो जाएगा, यहाँ से f नीचे ले जाइए, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, बस देख लीजिए क्या आता है इसका आंसर। तो λ इक्वल्स टू v/f, यहाँ से आपका λ आ चुका है, और λ/4 इज इक्वल्स टू L प्लस E, वेयर E इज 0.3 d, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो L की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर, ठीक है। आया समझ। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको एंड करेक्शन अगर दिमाग से स्किप हो जाएगा तो आप इसमें से गलत ऑप्शन चूज करके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है एंड करेक्शन, इसीलिए। ऑल्दो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें एंड करेक्शन कंसिडर नहीं किए जाते हैं, बट आपके ऑप्शन में ऐसा है। और ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर क्यों दे रहे हैं वो, क्योंकि वो एंड करेक्शन कंसीडर करने चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन सेज अ डायटोमिक गैस जिसकी Cp और Cv गिवन है, ऑल्दो आपको ये याद होता है, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में इसको हीट किया जाता है। तो बताइए रेशियो ऑफ du मतलब स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dq हीट में कितना आपने चेंज लाया, और dw जो वर्क डन होगा ये बताना है आपको। तो आपको पता है du क्या होता है, du इज इक्वल टू n cv डेल्टा t एंड dq इज इक्वल टू n c, क्योंकि ये हीट कांस्टेंट प्रेशर में दिया जा रहा है इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे Cp, समझे। और W क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, क्योंकि आप कांस्टेंट प्रेशर में वर्क कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क क्या लिख सकते हैं, N R डेल्टा T। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। ऑलराइट, तो अब बस आपको क्या करना है, इसका रेशियो लेना है। तो रेशियो में देखिए N और डेल्टा T कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली इसका रेशियो क्या रह जाएगा, CV Cp और R। तो CV Cp आपको गिवन है, R भी रहेगा, ये R कैंसिल हो जाएगा, तो 5 7 और 2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये रहा, ये वाला ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले ये सब याद रखने होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, ठीक है, और इसका वर्क डन और Q, ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ है, ये आपको याद रहता ही है। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। ऑलराइट, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन से सही स्टेटमेंट है। तो देखो ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन इसके हर साल आते ही आते हैं, और जो भी आते हैं आसान आते हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन में से एक है, अगर आपको कंसेप्ट छोटी सी बात पता है तो। क्या है देखते हैं। एक स्टेटमेंट है, स्पीच सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो बताइए बैंडविड्थ कितनी रिक्वायर्ड होगी, और दूसरा बात बताना है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो साइड बैंड आपको पता है कि वो होता है, देखिए इसमें से जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, ये कैरियर सिग्नल है, ये इसको कैरी करके ले जा रहा है, और जो मॉड्यूलेटिंग है, जिसको मॉड्यूलेट करना है, वो इतनी है। तो इट हैज़ टू बी ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो 1000 किलोहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो FC माइनस FM एक फ्रीक्वेंसी होता है, इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 998 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 998 ये हो गया लोअर साइड बैंड। और अपर साइड बैंड क्या होगा, इसका सम क्या बोलोगे, FC प्लस FM। तो इसको जोड़ दीजिए, तो FC प्लस FM अगर आप जोड़ते हैं तो 1000 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है, 1002 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आंसर। एक बार सब्ट्रैक्ट होगा और एक बार ऐड होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, इस पे आपको बैंडविड्थ बताना है। तो बैंडविड्थ क्या होगा, इसका डबल होगा, है ना। तो 2 का डबल क्या है, 4 किलो हर्ट्ज। सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, करंट एट t इक्वल्स टू 0 एंड इंफिनिटी क्या होने वाला है इस सर्किट में, ये बताना है आपको। तो बच्चों इंडक्टर का आपको बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान रखना था, जब t इक्वल्स टू 0 होता है तो ये वाला पार्ट ओपन हो जाता है, और जैसे ये ओपन हुआ वैसे ही ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, फिर इनका इक्विवेलेंट पैरेलल हो जाएगा। तो फिर I को क्या लिखेंगे, I को लिखेंगे E बाई R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो t गोज टू 0 तो आसान हो गया, बट t गोज टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट से, इसको मैं पूरा ही रिमूव कर देता हूँ। शॉर्ट सर्किट जब आप
करेंगे तो ये वायर के फॉर्म में इसको रिप्लेस आपको करना है, वायर के फॉर्म में ऐसे रिप्लेस करना है, ऐसे वायर बन जाएगा ये वायर, ठीक है। जैसे ये वायर प्लेन वायर बनता है वैसे ही अरेंजमेंट बहुत स्मार्टली आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको उठाकर ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं इस मेथड को, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए, तो ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो आप, इसको इसके ऊपर रख सकते हो ऐसे, और इसको इसके ऊपर रख सकते हो। तो जब इसके ऊपर रखोगे तो ये दोनों फिर आ जाते हैं पैरेलल में, और ये दोनों फिर आ जाते हैं पैरेलल में, फिर उनका इक्विवेलेंट आ जाता है सीरीज में। तो इसका पैरेलल क्या हो गया 5/2, और इसका पैरेलल क्या हो गया 1 × 4/1 + 4 दैट इज 4/5। फिर वो सीरीज में आ जाएंगे, और फिर जब आप आई लिखेंगे तो E/R इक्विवेलेंट से सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो यही चीज आपको समझना था, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू गिवन है। तो देखो मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं, मैं सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। t = 0 पर इंडक्टर इज रिमूव्ड, सो सर्किट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। Therefore R इक्विवेलेंट इज दिस वैल्यू, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये आ जाता है t = 0 पर। नाउ at t goes to infinity, inductor is replaced by a plain wire and it look like this। किस तरह से, प्लेन वायर से। तो फिर क्या होगी इसकी R इक्विवेलेंट होगी 5/2 + 4/5। 4/5 कैसे आ रहा है समझ रहे हो, ये दोनों हो जा रहे हैं पैरेलल और ये दोनों भी हो जा रहे हैं पैरेलल, फिर इनका इक्विवेलेंट सीरीज में आ जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द पैरेलल फॉर्म, ठीक है। इसको मैंने R इक्विवेलेंट सॉल्व कर दिया है, ये आपकी I वैल्यू हो गई। ऑलराइट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो देख पा रहे हो सॉल्यूशन, एक बार फिर से दिखाता हूं, ये हो गया फिर ये हो गया, सही है। सिंपल नहीं है, सिर्फ डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। सर्किट की अरेंजमेंट पहचानने में आपको मुश्किल हो सकती है, फिर वो कहां पहुंच जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन पर, ठीक है। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिए, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो फॉर्मूला वाइज या कंसेप्ट वाइज तो आसान है, बट इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गया था। तो अगर मैं रहता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ता, फिर लास्ट में देखता अगर मैं तीनों ही सेक्शन यानी कि तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा तब मैं इस पे वापस आऊँगा, बिकॉज कैलकुलेशन और ऑप्शन जो है वो काफ़ी दूर दूर हैं, मतलब थोड़े से क्लोज हैं, ये क्लोज है, इन दोनों के बीच में गैप है, तो गैस करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता, ओके। फिर भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये है क्वेश्चन, 2 satellites A and B of masses 200 and 400 kg are removing around the earth at a height 600 and 1600 km respectively. If T and TB are the time period of A and B respectively, then TB minus TA बताना। अगर रेशियो पूछा जाता तो आसान हो जाता, बट इन्होंने डिफरेंस पूछ दिया है। नाउ दैट मेक्स अ बिट कैलकुलेटिव। तो चलो कंसेप्ट पहले बिल्डअप करते हैं। सबसे पहले इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ये पता करना है आपको। तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, √gm/r। एंड व्हाट इज दिस r एंड व्हाट इज दिस m? m होता है सैटेलाइट की नहीं, प्लैनेट की। तो ये अर्थ की जो यहाँ मास दिखाई दे रही है वही लगाना है आपको, मतलब ये मास किसी काम का नहीं है, हटा दिया आपने। अब रेडियस क्या है, रेडियस इज 600 and 1600 किलोमीटर, बट हाइट है ये, दिस इज नॉट रेडियस। तो हाइट को फिर आपको अर्थ के रेडियस पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 6400 + 600, 1600 + 6400, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके वो रेडियस निकल के आता है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना था। तो स्पीड आ गई, और टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं आप, 2πr/v, और v क्या होगा, √gm/r, ठीक है, gm/r। अब इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, और फिर इनका a और b
करके आप रेडियस यूज़ कर लीजिए। फिर इसको सॉल्व करने पे काफ़ी लेंदी लगता है इसको सॉल्व करना, तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये रहा स्पीड, ये हो गया अपना टाइम पीरियड, और फिर इसको सॉल्व करने पर ये फॉर्म बन रहा है। फिर T2 माइनस T1 करना है, तो बस रेडियस ध्यान रखो, एक हो जाता है 8000, वाई बिकॉज यू आर एडिंग 1600 टू 6400, और एक हो जाता है 600 इसमें जोड़ देंगे तो 7000 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद बिकॉज दिस वॉज इन किलोमीटर्स सो यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर्स, ताकि ये आंसर सेकेंड्स में आ सके। तो देखो ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है, तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आसान था, लेकिन उसके बाद फिर ये कैलकुलेटिव हो जाता है, विच मेक्स इट वेरी वेरी लेंदी टू सॉल्व इट, है ना, टाइम टेकिंग है। हाँ, इसको आप थोड़ा सा गेस करके रफ करके आप कर सकते थे, बट उसमें भी टाइम लगता है बच्चों, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो इसको आप स्किप करके बढ़ सकते थे बिकॉज लेवल ऑफ द क्वेश्चन वर ईजी, कि आप जितने समय इसको दोगे उतने में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस फिजिक्स में कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते थे, अदरवाइज कंसेप्चुअली कोई बड़ी चीज़ नहीं थी ये। राइट, ठीक है, तो आई होप समझ गए हो ये क्वेश्चन क्या था। सो थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर, ये आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। An engine of a train moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. ठीक है, तो बताना है velocity with which the middle point of the train passes the signal post। तो ये अपना ट्रेन है, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। ये अपना ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन कुछ इस तरह से मूव कर रहा है ना, ऐसे। तो इस ट्रेन की खासियत क्या है कि जब ये पहला ये जो बोगी है ये एक पोस्ट को पास करता है तो u वेलोसिटी से पास करता है, ठीक है। और जब आखिरी वाला पास कर रहा है तो उस समय v, ये फिफ्थ ले लेते हैं, तो v से ये 5 है, ठीक है, तो v से पास कर रहा है। तो बताना है कि जब ये मिडिल वाला 4 3 ये ले लेते हैं, ये मिड है, ये मिड, तो जब ये मिड पास करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन ले लेते हैं l, सही है। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब जब मिड की वेलोसिटी की बात होगी, मिड की वेलोसिटी, तो यहां से क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2al/2, ये लिखेंगे। यहां से a की वैल्यू निकाल लो, तो a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2l, ये a की वेलोसिटी हो गई, वो यहां पे डाल दो, ठीक है। तो यहां पे डालने से क्या होगा, 2al या 2al की वैल्यू डाल दो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाता है, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 2al यहां से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 2u स्क्वायर होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर रूट अंडर आ जाएगा, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन में से एक था, ऑलराइट। सो तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम। क्या सेम है इनका, मोमेंटम सेम है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मोमेंटम सेम है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम इज, और स्पीड कितना है ये बताना आपको, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। तो जो चीज़ सेम है ना उसी को आप पैरामीटर बना लीजिए, तो v इज इक्वल्स टू P बाई m, ठीक है, ऑल राइट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब क्योंकि आपको मैग्नेटिक फोर्स भी बताना है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है QVB, ये होता है। अब V को रिप्लेस कर लो यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, QPB बाई M। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है सभी के लिए,
और P भी सेम है सभी के लिए। इसका मतलब Q/m का रेशियो ये हो गया। और क्या निकालना है इसमें? स्पीड। इसमें P/m का रेशियो हो जाएगा। P सभी के लिए सेम है, इसका मतलब मास का इनवर्स प्रोपोर्शन में आपका रेशियो बनेगा। और फोर्स में क्या आप लिखोगे? P और B जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो Q और M का रेशियो बनेगा। बस सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। यहाँ से आपने लिख लिया, रिप्लेस करके ये सॉल्व कर दिया। P और B सभी का सेम होगा, तो रेशियो आप लिखेंगे तो ये आ जाता है आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन में चार्ज और मास के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द वेरी बेसिक पार्ट विच वी लर्न। ऑलराइट, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये रेशियो बन के आ जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन आपको चार्ज और मास के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और सोल्यूशन। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। फिर से असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट के बारे में दो बातें आपको बतानी है। एक असर्शन, एक रीजन है, और बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ये सब बातें आपको बताना है इसमें। When a rod is lying freely and heated, freely रॉड को अगर हीट किया जाए, there is no thermal stress develop in it। देखिए, कभी भी रॉड को जब आप हीट करते हैं ना ऐसे, तो ये एक्सपैंड करता है, नो डाउट एक्सपैंड करता है ये। तो अगर इसको आप एक्सपैंड होने नहीं देते हो, अगर आप इसको वॉल्स के बीच में लगा देते हो, तभी स्ट्रेस डेवलप होगी, तभी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो देयर इज नो थर्मल स्ट्रेस डेवलप इन इट। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, रीजन, ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, ये इसकी रीजन नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, रीजन ये नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये एक तरह का गिफ्ट था, क्योंकि वेक्टर का क्वेश्चन आ गया था, बट फिर भी इसको करने में आपको थोड़ी स्मार्टनेस लगानी थी। ठीक है, देखिए इसको क्या दिया गया, एक ऑक्टागन है ए से एच तक, इक्वल साइड्स गिवन है। तो आपको इन सभी का सम बताना है, वेयर ए ओ इज दिस। तो क्या है? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर ये हो गया, ए बी वेक्टर। उसके बाद ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर ये हो गया कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक ए सी वेक्टर। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है और बताना है वो किसके बराबर है। तो देखो बच्चों, इसको करने का एक मेथड मैं आपको बताता हूँ जो कि एक्चुअल कैलकुलेटिव है और स्मार्ट मतलब कैलकुलेशन से पूरे हिसाब से करने लायक सवाल है। और एक मेथड बताता हूँ वो स्मार्टली कैसे करेंगे। तो ये है आम जिंदगी में, बताता हूँ कैसी है आम जिंदगी। तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए एक वेक्टर आप डिफाइन कीजिए, ए ओ वेक्टर। ठीक है, तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, है ना। तो इधर आप लिख सकते हैं ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, लिख सकते हैं। उसी तरह से फिर से आप क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज AC वेक्टर, AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, AD वेक्टर इज AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर। उसी तरह से AE वेक्टर इज 2 टाइम्स AO या AO प्लस OE इज AE वेक्टर, है ना। फिर AF वेक्टर इज AO वेक्टर प्लस AF वेक्टर, OF वेक्टर, ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर, है ना। इसी तरह से AO करते करते आप लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ना, AO प्लस OB इज दिस 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 दिस, ये आ जाता है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, है ना। क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, पूरे को। ठीक, तो इसको ऐड करोगे तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया, ये देखो ऐड करने पर। और इधर स्मार्टली देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 AO हो गए। अब देखो ध्यान से, OB और
ओ बी को कौन कैंसल आउट कर देगा? ओ एफ एंड ओ बी गेट्स कैंसल्ड, क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। ओ बी और ओ एफ कैंसिल हो गए, तो ये ओ बी है और ये ओ एफ है, कैंसिल हो गए। उसी तरह से ओ सी किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? ओ जी से। तो ओ जी है, हाँ देखो ये ओ जी है, ओ एफ कैंसिल। ओ डी देखो, ओ डी वेक्टर यहाँ पर है, ये कैंसिल आउट किससे हो जाएगा? ओ एच से। तो ओ डी एंड ओ एच कैंसिल हो गए। अब बच जाता है केवल ओ ई। अब जरा ओ ई को देखो, ओ ई ओ ई ओ ई, तो ये जो ओ ई वेक्टर है ये है इस तरह से, ठीक है। क्या वो एओ वेक्टर के ही इक्वल है? बिल्कुल, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये बिल्कुल उसके सेम है, सेम ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आप इस ओ ई को इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो 7 थे, एक और आ गया, 8 हो गया। ये क्या हो गया? ये 8, ठीक है, 8 एओ, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना है? 8 एओ है। और एओ की वैल्यू क्या थी? 2i + 3j - 4k। इसको 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाता है फर्स्ट ऑप्शन, ये आ जाता है। तो ये है आम जिंदगी। अब आते हैं एवियन जिंदगी, ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो देखिए स्मार्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में ऑप्शनल मतलब सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस ही इतने अच्छे दिए गए थे कि आप आराम से बिना कैलकुलेशन के कर सकते थे। देखिए कैसे, ए बी वेक्टर इज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज ए एच, ये वाला वेक्टर। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो इसके बीच में आएगी, ऐसे। तो इसका सम किधर होगा? एओ के तरफ। उसी तरह से ए सी को ए जी से जोड़ सकते हैं। ए सी ये रहा और ए जी ये रहा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वो भी किस डायरेक्शन में आएगा? एओ में। इसका मतलब जितने भी आप सारे जोड़ने वाले हैं, उसी तरह से ए डी को जोड़ेंगे ए एफ से। ए डी कहाँ गया आपका? ये वाला हो गया ए डी, और ये हो गया आपका ए एफ। इनको जोड़ेंगे फिर से ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सारे के सारे जो आंसर है वो एओ के डायरेक्शन में ही आ जाएंगे। अब इसी के कुछ एन टाइम्स होने वाला है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका एन टाइम्स है? दैट इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन। देखो आई वाला प्लस, जे वाला प्लस, के वाला माइनस, बाकी सारे अलग अलग हैं। बस डन, खत्म, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते थे इसको। तो ये है व्यंजन देही, बहुत ही आसान, सिंपल और मज़ेदार, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस वाज द ऑप्शन, और ऐसे आपको अप्रोच करने चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12. Two radioactive substances X and Y originally have N1 and N2 nuclei respectively. ठीक है, half life of X is half of the half life of X is half of the half life of Y. This is very good. ठीक है, half life जो X की है, X की half life जो है that is half of half life of Y, ये given है, ठीक है। तो आफ्टर देयर हाफ लाइफ ऑफ वाई, आफ्टर 3 हाफ लाइफ, एक्चुअली देयर नहीं है 3 है ये, आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ वाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बोथ आर इक्वल। जब 3 हाफ लाइफ हो जाते हैं तो दोनों के हाफ लाइफ, दोनों के न्यूक्लियाई बराबर हो जाते हैं। तो बताइए इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में जो आया हुआ है उसमें से मैं एक गुड क्वेश्चन में से एक बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि कम समय में इसको करने का आपको मेथड पता होना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए, इसलिए इसको मैं मीडियम कैटेगरी में रखूँगा। टफ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक 2 बातें पता हैं तो इट वाज इजी, ओके। चलिए, तो सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए कि आफ्टर n हाफ लाइफ, आफ्टर n हाफ लाइफ्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट या अनडिकेड कितने होते हैं? जो इनिशियल न्यूक्लियाई थे उसको 2 to the power n कर दो, डिवाइड कर दो n नंबर ऑफ लाइफ्स में। तो देखो x के 3 हाफ लाइफ हुए हैं,
तो 2 टू दी पावर n इतने न्यूक्लियर रुक जाते बचे रहते हैं अगर n हाफ लाइफ होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स ऑफ y, अगर y के 3 हाफ लाइफ्स हुए हैं तो x के कितने हाफ लाइफ हुए होंगे? सोचो x के कितने हाफ लाइफ्स हुए होंगे, क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ x इज हाफ लाइफ ऑफ y। तो अगर वो 3 हाफ लाइफ जी चुका है तो उसके 6 हाफ लाइफ हो गए होंगे, ठीक है, मतलब 6 बार और डीके हो चुका होगा। तो उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम हो जाते हैं। तो सेम हो जाने के कारण क्या लिख सकते हैं, n1 2 टू दी पावर 6, उसके 6 हो गए, n की वैल्यू 6 हो गई x के लिए, और इसके कितने हो गए 2 टू दी पावर 3, ये हो गए, ठीक है। तो बस इसका रेशियो आपको लिखना था, हो गया n1 बाई n2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 बाई 2 टू दी पावर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से, और ये आ जाता है 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8/1। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है, जो मैंने बोला वो यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होने से अगर 3 हाफ लाइफ y के बीतेंगे तो 6 हाफ लाइफ x के हो चुके होंगे, ये इसका कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है। ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। वो n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा बाई लैम्डा इंटू टी। तो लैम्डा की वैल्यू टी हाफ के अकॉर्डिंग आप निकाल के वैल्यू पुट करेंगे, बहुत लेंदी हो जाता है। बट ये मेथड अगर पता हो, ये चीज़ पता हो, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही कम समय लगेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये मैच द कॉलम है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन पता है तो बस इसको मैच करना है और काम खत्म हो जाएगा। इसमें मैं क्या बताऊं इसका मैं सोल्यूशन, लीनियर मोमेंटम का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट, सब स्टैंडर्ड है जिनकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन ही राइट दिखा देता हूँ। ये होते हैं इनके डायमेंशन, इसको आप मैच कीजिए, पहले वाले ऑप्शन में से मैच हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं मीडियम कैटेगरी में डाल सकता हूँ क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपसे हो सकती है, इसलिए मैं इसको मीडियम में डालता हूँ। और अगर इसके बारे में बेसिक आपको नहीं पता है तो 100% मिस्टेक करके आ जाएंगे या आप क्वेश्चन छोड़ के ही आएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। तो हाँ, तो चलिए स्क्रू गॉज के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी है और इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं उस पर क्वेश्चन है। तो द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm, ठीक है, एंड देर आर 100 डिविजन्स। 100 डिवीजन है तो आप इससे लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट होता है पिच कितना है 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स 1/100, ठीक है, ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। ऑलराइट, व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज, ये लाइज है, ठीक है, लाइज 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। तो जब ये रेफरेंस लाइन के बिलो लाई करता है तो पॉजिटिव 0 एरर होते हैं, पॉजिटिव, और जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उतनी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पॉजिटिव 0 एरर निकल आएगा। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। पॉजिटिव 8 इंटू लीस्ट काउंट, तो इतनी एरर आ गई, इसका मतलब उसमें पहले से ही एरर है ना, ये ऐसा रहता है तो उसमें पहले से ही एरर है और वो पॉजिटिव एरर है। तो इसका मतलब ये है कि एक तराजू है जिसमें वेइंग मशीन है, जिसमें आप सामान वे करना चाहते हैं और बिना कोई सामान रखे उसमें लेट से 100 ग्राम की रीडिंग पहले से दिखाई दे रही है या 200 ग्राम की रीडिंग पहले से है, तो इसका मतलब वो फॉल्टी है ना। अब बताओ, अगर आपने उसमें सामान रखा और उसकी रीडिंग 900 ग्राम दिखाई दे रही है तो क्या उसकी असली रीडिंग 900 ग्राम है? तो क्या है बताओ? बिल्कुल सिंपल सी बात है, 200 पहले से था और अब 900 दिखाई दे रहा है तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यही काम इसमें करते हैं। जब कुछ भी नहीं रखा था, व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन द जीरो, दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, 8 डिवीजन नीचे रह रहा था, ये लिखा हुआ है, तो इसकी पॉजिटिव 0 एरर आ गई 8 टाइम्स लीस्ट काउंट। ऑलराइट,
ये हो गया, ठीक है। व्हेन अ वायर इज प्लेस, अब इसकी रीडिंग शुरू होती है, अब रीडिंग शुरू होती है। व्हेन अ वायर इज प्लेस बिटवीन द जॉज, द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल while 72nd डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स। तो ये जो फर्स्ट लीनियर स्केल लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन, इसका मतलब किसकी रीडिंग है, ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, और सर्कुलर स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी है, 72nd डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उसको आपको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, 72nd को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, लीस्ट काउंट से, तो ये आ जाता है। तो 72nd इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, ये हो गया अपना लीस्ट काउंट, ऑलराइट। और मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1 mm, तो इसको आप लिखोगे 1 mm, क्योंकि पहली ही डिवीजन विजिबल हो रही है ना यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसकी रेडियस कितनी है। अब फिर यहाँ मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि जब आप जॉज को ऐसे टच करते हैं ना, ऐसे टच करते हैं, तो कभी भी रीडिंग रेडियस की नहीं निकलेगी, रीडिंग हमेशा डायमीटर की निकलेगी। तो ये सॉल्व कर डायमीटर ही निकलने वाला है, ठीक है। फिर आपको हाफ करना पड़ेगा, यही मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ क्या मैंने कर रखा है यहाँ पर। तो लीस्ट काउंट जो है वो आ गया अपना, पॉजिटिव 0 एरर इतनी आ गई, और मेजर रीडिंग इतनी आ गई। अब क्योंकि आपको ट्रू रीडिंग चाहिए, मैंने कहा था माइनस करना पड़ता है, तो जो भी आंसर आया उसको आपने माइनस किया, पर दिस इज नॉट योर आंसर। देखिए 1.64 एक ऑप्शन है, बट दिस इज नॉट आवर आंसर बिकॉज दैट इज द डायमीटर। यू हैव टू फाइंड द रेडियस, सो यू हैव टू डिवाइड बाई 2, ओके। सो डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3। इसलिए मैं इसको मीडियम कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो दिस वाज अ बैलेंस्ड पेपर, आई वुड से बैलेंस्ड पेपर। इजी थे, मीडियम भी थे, कुछ जो मीडियम है वो आपको टफ भी लग सकते हैं, बट टफ कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ द 2 मीटर लॉन्ग, तो मतलब इसकी लेंथ गिवन है 2 मीटर, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, और इसकी टाइम पीरियड कितनी है, 2 सेकेंड। द एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस ऑफ द पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM विल बी। देखिए SHM लिखकर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन पे डाल दे, बट आपको ये भी पता है कि जो पेंडुलम होते हैं ना वो SHM में ही होते हैं। तो अब आप टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, 2π√L/g, यहाँ से g निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्क्वायर कर दो पहले, तो t² 4π² L/g, यहाँ से g हटा दो, t² रख दो, और यहाँ पे g रख दो, ठीक है। इसको वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाता है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो L पता है और t पता है, तो t की वैल्यू कितनी है, ये देखो 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर हो गया 4, और ये भी 2 है, तो 4 और 2 कट के 2 हो जाएगा, और ये फिर ये 4 और 2 कैंसिल हो जाता है, 2π² इसका आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये रहा सोल्यूशन इसका, ठीक है, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन, ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन काफ़ी आसान आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट हाँ 1-2 हैं, पर आपको उस लेवल की तैयारी आपने कर रखी होती है, वैसे क्वेश्चन आराम से डूएबल होता है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. An alpha particle and a proton are isolated from rest by a potential difference of 200 volt. तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन है। देखो एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, और अगर आप टाइम लैप्स में देखें, जो कि इस क्वेश्चन को मैंने डिवाइड कर रखा है टाइम लैप्स में, जिसमें टॉपिक सब टॉपिक्स भी मेंशन होगा, ओके। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं कि देखो सेम टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और इसी क्वेश्चन में ही रिपीट हुए हैं, ऑलराइट।
तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक अगर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करते हैं तो ये क्वेश्चन में आप पेपर में लकी हो सकते थे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जैसे फ्लूइड के क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं देखे, राइट। चलिए, तो देखिए कैसे करें इसको। वेवलेंथ का आपको रेशियो बताना है। तो वेवलेंथ जो होता है डी ब्रोगली का, वो क्या लिख सकते हैं, h/p, और p को आपको एनर्जी के टर्म में रिप्लेस करने आना चाहिए। तो p क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m ke, ये होता है, ठीक है, अंडर रूट 2m ke। कैसे आया बता देता हूं मैं फिर से, देख लीजिए। p इक्वल्स टू mv होता है, तो v इक्वल्स टू p/m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ mv², और v² की जगह p/m रखोगे तो p²m² हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये चला गया इधर। तो 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट इज इक्वल्स टू p, देखो आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी किसी मास का नहीं, चार्ज पार्टिकल का बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन बी रिटन एज Q इंटू वी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चार्ज पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल से एक्सलेट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी को मैंने रिप्लेस कर दिया पोटेंशियल से, Q इंटू वी से। अब सेम पोटेंशियल है, बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200, आफ्टर दिस देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ, तो V भी सेम है और H भी सेम है। अब आपको रेशियो बताना है, तो इसका मतलब आपके सारे आंसर जो होंगे लैम्डा P बाई लैम्डा अल्फा is inversely proportional to mass and charge. तो mass of alpha, charge of alpha by mass of proton, charge of proton, बस वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए, ठीक है। देखिए ये आ गया मास अल्फा, मास और चार्ज, वैल्यू डाल दो, 2√2 आ जाएगा इसका आंसर। ऑलराइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी। हाँ, 2√2 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 2√2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है, दैट इज 2.8, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक असर्शन रीजन में से एक है और इसमें एस्केप वेलोसिटी के बारे में आपको पूछा गया है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वो वेलोसिटी जिससे कोई भी पार्टिकल किसी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम कर जाए। तो उसको आप कैसे स्टैब्लिश करते हैं, हाफ mv² इज इक्वल्स टू g/m/r। इसकी वैल्यू हटा दीजिए यहाँ से, तो रूट अंडर 2g/m/r होता है, ये हो गया, सही है। तो देखो किस पे डिपेंडेंसी हो रही है, m/r पे हो रही है, m/r। तो m1r1 शुड बी इक्वल्स टू m2r2, ठीक है, ये हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो बस हो गया ऑप्शन नंबर 2, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, ये है 18 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसमें क्या था, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सर्किट इज 100 रेडियन पर सेकेंड। मतलब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है। द कंपोनेंट्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज। क्योंकि ये C है, ये R है और ये L है, ठीक है, और यहाँ पे 40 ओम है, ठीक है, और ये AC है, ठीक है, यहाँ पे AC है, तो अब मिस प्रिंट हो गया, आप देखना AC होगा वहाँ पर, ठीक है। और इस जगह पे स्विच है, यहाँ पे की था और की वॉज ओपन, दिस की वॉज ओपन, ओपन मेंशन था, अगर आप डायग्राम में देखें ध्यान से तो ये की ओपन था, ठीक है, दिस इज AC एंड द की वॉज ओपन।
अब अगर ये की ओपन रहेगा, ये वाली की, तो इसका मतलब ये इसके अरेंजमेंट में है ही नहीं, तो दिस बिकम्स सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। तो जो करंट इससे जा रहा है वही करंट इससे जा रहा है, वही करंट इससे जा रहा है, वही करंट इससे जा रहा है, तो दिस इज IRMS, हमेशा IRMS होता है। तो 15 वोल्ट पता है और 60 ओम पता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R, V बाई R, 15/60 दैट इज 1/4। तो आपको IRMS मिल गया, ये IRMS है, IRMS मिल चुका है। अब यही IRMS इससे भी जा रहा है, वही IRMS इससे भी जा रहा है। अब यहाँ पे देखो 20 वोल्ट पता है और यहाँ पे 10 वोल्ट पता है। इस बार I पता है तो आप XC लिख सकते हैं, तो XC इज इक्वल टू V बाई I, है ना, IRMS। तो I आपने निकाल लिया यहाँ से 1/4, दोनों का V पता है तो दोनों के XL और XC आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है V बाई IRMS, सही है। तो बाई 1/4, तो 4 चला गया ऊपर। तो ये XC पता है, तो XC पता है ये क्या होता है ओमेगा L, और ये क्या होता है 1/ωc होता है। ओमेगा पता है 100, तो C भी निकल आएगा और L भी निकल आएगा, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन ये है अपना 15 इंटू IRMS आ चुका है, फिर दोनों में सॉल्व कीजिए और फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इजी टू मीडियम आप रख सकते हैं क्योंकि पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज इट वाज इजी ओनली। मीडियम में रखता हूँ इसको, मीडियम कैटेगरी में, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19। Now, two coherent light sources having intensity in the ratio 2x is to 1, ये रेशियो गिवन था, ठीक है, या रेशियो 2x है तो बाई 1 ही हुआ एक तरह से। प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम का रेशियो बताना है। तो मैक्सिमम होता क्या है, तो मान लो पहली इंटेंसिटी जो है वो 2x है, मान लेते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है, और दूसरी को मान लेते हैं 1, ठीक है। तो I मैक्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम को लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसका डिफरेंस और सम करके आपको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 4ab, तो 4ab, तो 4ab करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू a इंटू बी, ये हो गया आपका 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो करोगे तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बस आ गया आपका रेशो। यहाँ से एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, रूट है ना, रूट, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, माय मिस्टेक। तो रूट का स्क्वायर करोगे ना √I1 दैट इज 2x आएगा यहाँ पर, 2x, ठीक है ना। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाता है 2ab है ना यहाँ पर, अच्छा फिर से यहाँ भी मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे रूट आएगा, ऑलराइट 2ab, तो ab क्या है √I1 में तो 2√x होना चाहिए था ना यहाँ पर, ऐसे, तो इसको आप कट नहीं कर सकते, इसको कट करना पड़ेगा, तो ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में। ऑलराइट, तो देखिए क्या आ रहा है इसका सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2x और इंटू 2, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 2। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स इसका स्क्वायर दैट इज 2x और इसका स्क्वायर 1,
यही लिखा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसमें मैं क्या समझाऊँ, तो आप तुम कर ही लोगे। मेन ये समझना था, फिजिक्स इतना था, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20. Magnetic field at 2 points on the axis of the circular coil at a distance this and this. यहाँ पर एक पॉइंट है 0.2 है, ठीक है ना, मीटर फ्रॉम द सेंटर आर इन द रेशियो 8:1। तो बताना है कि रेडियस ऑफ द कॉइल क्या है। तो देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x क्या होता है। अगर ये करंट I है तो क्या होता है, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो I r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, ये होता है। अब देखो, इन दोनों के लिए क्या सेम है, इन दोनों के लिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस इसमें आ रहा है, एक में x1 होगा, एक में x2 होगा, और ये वैल्यूज ये गिवन है। बस इसको रख के दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशियो 8:1 गिवन है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की r की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको x1 और x2 गिवन है। तो x1 इज 0.05 एंड x2 इज 0.2 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। फिर इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये एक मीडियम कैटेगरी में इसलिए भी आ सकता है बिकॉज इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला तो आपसे नहीं हो पाएगा फिर ये। ऑफ कोर्स अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तब तो डिफिकल्टी सवाल हो गया, बट ये इजी कैटेगरी हो सकता है उनके लिए जिनको एक्सेस वाले फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। थोड़ा फॉन्ट अनईजी है, पर सोल्यूशन देख लो, समझ आ जाएगा आपको। ये x1 x2 है, दोनों को डिवाइड किया गया है, 8:1 हो गया, और पावर में 3/2 है यहाँ पे, है ना, 3/2 है। तो यहाँ पे 2/3 रूट कर दिया गया, या 3/2 का रूट कर दिया गया, इधर 2/3 हो जाता है। फिर इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन हो जाता है बाद में। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First question is, the same size images are formed by a convex lens when the object is placed at 20 centimeter or at 10 centimeter from the lens। तो बताना है फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ऑल्दो आप कैलकुलेटिव तरीके से कर सकते हैं। तो लेंस फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और मैग्नीफिकेशन v/u, एक मेथड हो गया ये। तो इन दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना, तो सीधा सीधा मैग्नीफिकेशन और फोकस का एक रिलेशन आता है, f/f+u। ये अगर ये याद है आपको तो सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो या u से मल्टीप्लाई करके फिर उसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है। ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये याद है तो आप सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर दोनों का साइज सेम आ रहा है और देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक छोटा है एक बड़ा है, इसका मतलब जरूर एक वर्चुअल इमेज होगी और एक रियल इमेज होगी, दैट इज एक इन्वर्टेड होगी और एक इरेक्ट होगी, तभी ऐसा हो सकेगा। तो इसका मतलब एक मैग्नीफिकेशन अगर प्लस है तो दूसरी मैग्नीफिकेशन माइनस होगी। ये आपको बस यहाँ से शुरू करना था, बस वैल्यू डाल दीजिए, काम खत्म। f/f+u माइनस f/f+u, ठीक है, वैल्यू डालिए, काम खत्म। u आ चुका है आपके पास 20 और 10, और आपको पता है कि इसको माइनस में रखना होता है। f/f-20 इक्वल्स टू -f/f-10। सॉल्व कर लो, काम खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका, और इंटीजर आ जाता है यहाँ से। तो ये रही सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लगाना था, ये आपको ध्यान रखना था, अदरवाइज फिर मिस्टेक हो जाता, ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो एक मिस्टेक इन्होंने कहा कि इन्होंने यूनिट लिख रही है, ठीक है, मिस्टेक नहीं है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप है सेकेंड क्वेश्चन का। हाँ, तो क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आई जे, ऑलराइट। तो आपको बताना रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड। तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर 1 क्या होता है, 0.2 है एंड वाई जेड प्लेन में। तो अगर ये है y, ये है y और ये है z, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस आएगी, x। तो इसका मतलब आप लिखोगे i। समझ रहे हो एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अवे होता है। तो अगर ये y है और ये z है तो इसके परपेंडिकुलर x है, तो i कैप आ गया, ऑलराइट। और a2 क्या होगा, a2 कौन से पैरेलल है, xz, तो j कैप आ जाता है 0.3 j कैप, ये आ जाता है। ठीक है, बस अब आपको फ्लक्स लिखना है, इसको डॉट कर लो। तो phi1 इक्वल्स टू E डॉट A, तो phi1 में लिखेंगे E1 A1 वेक्टर वाइज। तो केवल इसका I वाला पार्ट इसके I वाले के साथ होगा और J वाला पार्ट केवल J वाले के साथ होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में बाकी 0 हो जाते हैं। तो बस हो गया। फिर आपको बताना है A:B है, तो बताओ A की वैल्यू क्या है। अब आप सॉल्व कर लो, देखिए क्या आता है। इसको डॉट किया आपने, इसको सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर आया 6/2, दैट इज 1/2 हो गया है ना, हाफ हो गया ये 0.5, 1/2। तो A बताना है, केवल क्वेश्चन में A बताना है, तो आंसर इज 1। वैसे 0.5 बाई नहीं, A:B है ना, A:B है, इज A:B, तो बस A:B में आपको बताना है 1/2, तो आंसर 1 हो गया, A इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो आंसर इज 1, A:1 है ना, इसको आप ठीक कर लेना। आंसर 0.5 है बट क्वेश्चन में पूछा गया A बताओ, ठीक है ना, तो ये था, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 3, 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी। देखो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंडक्टर वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना, एंड चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट। तो मान लेते हैं हर एक ड्रॉप का चार्ज Q है, तो इसकी पोटेंशियल क्या हो गई, KQ बाई स्मॉल r, दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है, द ड्रॉप्स आर ज्वाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। अब सबको आपने मर्ज कर दिया, तो 512 ड्रॉप का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, मिला दोगे तो 4 पाई r³ शुड बी इक्वल्स टू अ बिगर ड्रॉप, कैपिटल R³। तो ये कैंसिल हो गए, है ना। तो यहां से कैपिटल R की वैल्यू क्या हो गई, क्यूब रूट ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके फाइनल आपको पोटेंशियल बताना है। तो बड़ा सा पोटेंशियल क्या होगा, V डैश इज KQ बाय R। ठीक है, अब जो चार्ज उसमें आया होगा वो सभी का चार्ज आ गया होगा, तो इसको आप क्या लिख सकोगे, 512, ठीक है। अब इस R को रिप्लेस करो और फिर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इन टर्म्स ऑफ Q, KQ बाय R को आपको रिप्लेस करना होगा। अब R की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए, R इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। तो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या होता है, ये हो जाता है 8, 512 का क्यूब रूट हो जाता है 8, तो ये 8 टाइम्स हो गया, है ना, 8 टाइम्स। तो R की वैल्यू क्या हो गई, R इज इक्वल्स टू 8R, ये आ गया आपका आंसर। अब इसकी वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, 8R। अब ये KQ बाय R इज व्हाट, 2, KQ बाय R इज 2, तो ये हो चुका है आपका 2 इंटू 512 बाई 8। इसको सॉल्व कर लो, 4, तो 128 आ जाता है। समझ में आया कंसेप्ट, एक ड्रॉप का पोटेंशियल KQ बाय R, फिर 512 ड्रॉप मिला दोगे तो उसकी रेडियस क्या है पहले वो निकाल लो, तो 8 आ गया। फिर उसमें चार्ज टोटल कितना हुआ, एक ड्रॉप में चार्ज Q था, तो 512 ड्रॉप में 512 Q हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल KQ बाय R हो जाएगी। ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, सॉल्व कीजिए, ये हो गया डन, सोल्यूशन देख लो। ऑलराइट,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट इंटीजर इज 4। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इस तरह से गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जहाँ पे फोर्स 0 होता है, और फोर्स कैसे लिखेंगे, माइनस du बाई dr, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो और इक्वल्स टू 0 करके r की वैल्यू निकाल लो, सिंपल था। लेकिन r इस टर्म में लिखना है, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं सोल्यूशन में, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन तो करने है, टाइम वेस्ट क्यों करें। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए, फोर्स 0 हो गया, r की वैल्यू आ गई 1/5, पावर में 1/5, तो a इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ये भी a ही वैल्यू कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो a आ गया इसका आंसर, 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A small bob tied at one end of a thin string of length 1 meter is describing a vertical circle। एक vertical circle जा रहा है, तो maximum and minimum tension in the string are in the ratio 5:1। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि maximum और minimum tension कहाँ होता है। तो देखिए, ये है अपना vertical circle। इस जगह अगर जो मूव कर रही है ये बॉब, उसकी वेलोसिटी v मिनिमम है, और यहाँ पर v मैक्सिमम है, v मैक्स। तो v मैक्सिमम नहीं, इसको v नॉट ले लेते हैं या v ले लेते हैं, ठीक है। इसको v ले लेते हैं, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, ये ले लेते हैं v, ठीक है, ओके। तो ये v हो गया, और इसकी लेंथ है l, इसकी लेंथ l है, तो इसकी भी लेंथ l हो गई, ठीक है। अब समझो बात, टेंशन यहाँ पर ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि इधर टेंशन T है, इधर mg है, तो ये इधर आ जाता है mv²/L। तो दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम टेंशन, और यहाँ पर मिनिमम टेंशन की पोजीशन होगी, ये T है और ऊपर mv²/L, तो ये v मिनिमम हो जाता है। ये मिनिमम टेंशन की कहानी है, नीचे mg है। तो टेंशन क्या आएगा बोलो, यहाँ पे टेंशन आता है mv² /L माइनस mg, v मिनिमम वाला, ठीक है। ये कम है और ये ज़्यादा है, तो आपको रेशियो बताना है। रेशियो गिवन है 5:1, तो इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, है ना। ये है आपका मैक्सिमम, तो ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो ऊपर रख दो इसको m, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, v²/L प्लस mg। समझ पा रहे हो क्या करना चाह रहा हूं मैं, टेंशन यहां पर ऐड कर रहा हूं mg और mv²/r से, और यहां पे टेंशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है mg से। तो दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। बाकी सभी में थीटा थीटा एंगल बन रहा होता है, तो वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होते हैं, ठीक है। और ये है 5:1। अब यहाँ पे एक अननोन बात आ गई, वो क्या है, मिनिमम, और इसके बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हाफ mv² है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ऊपर mg2l है, ये टोटल है, ठीक है। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv मिनिमम², ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हाफ m आप हटा देते हैं, हाफ m, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाता है और m कैंसिल हो जाता है, यहाँ से हाफ m हटा दिया आपने, तो v मिनिमम इन टर्म्स ऑफ v नॉट आ जाता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन, तो मतलब v मिनिमम आपको कैलकुलेट करना था। तो v मिनिमम के टर्म्स में v नॉट आपने लिख लिया, ये वाली v लिख लिया, यहाँ डाल दिए, कंप्लीट इक्वेशन v मिनिमम में आ जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू डालना है इन टर्म्स ऑफ v मिनिमम, बस उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से m कैंसिल हो जाता है। तो मैं इसका सोल्यूशन क्लीन वाला बता देता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। मैक्सिमम टेंशन इज एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम टेंशन इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही वेलोसिटी कैलकुलेट करना है आपको। उसके लिए आपको एक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज द सोल्यूशन।
थोड़ा सा फॉन्ट खराब है, पर कोई बात नहीं, आप समझ गए मैं क्या करना चाह रहा था। यहाँ पे मिनिमम टेंशन, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व किया गया और बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये मिनिमम है, इसको सॉल्व किया गया, फाइनली सॉल्व करके ये आंसर आ जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी थी कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, और एनर्जी कंजर्वेशन अच्छे से लगाने आना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक था इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, इन अ सर्टेन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम लाइक दिस। ठीक है, तो वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 100 to 300 बताना है। देखिए, इसको आप कई मेथड से कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक शॉर्टकट मेथड डेवलप करके रख लीजिए आप। सबसे पहले इसको लिखो, क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू के वी के पावर में 3, इसको इधर ले आइए, तो पी वी के पावर में -3 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अगर इसको आप एडियाबैटिक जैसा कंपेयर करें तो गामा की जगह या एक्स की जगह, इसको एक जनरल प्रोसेस है, ऑल्दो एडियाबैटिक नहीं है, जनरल प्रोसेस है, तो ये गामा की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। अब बताओ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता था, W इज इक्वल्स टू NR T1 माइनस T2 अपॉन x माइनस 1। देखो वहाँ गामा होता था, मैंने यहाँ x ले लिया, तो देखो बहुत सिंपल हो गया, आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, और T1 आपको 100 है, T2 300 है, इसको सॉल्व करो और नंबर ऑफ मोल्स n के टर्म्स में ही आपको आंसर देना है कितना वर्क हुआ। तो बस हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 200 आया और यहाँ से आ जाता है -4, तो ये -200 -4 दैट इज 50। ठीक है, ये हो गया अपना सोल्यूशन, सॉल्व कर लीजिए, हो गया, सही है। तो ये कब आसान होगा, जब आपको ये ट्रिक पता हो, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन पी डी वी पे आप लगे रहेंगे, फिर उसको टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर फिर निकालेंगे, काफ़ी समय लगेगा। क्योंकि एडियाबैटिक हमें याद रहता है, आराम से कंपेयर करो, काम खत्म। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कमाल का क्वेश्चन इसने वह बनाया है और आपको केयरफुली इसको सॉल्व करना था, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एक पोटेंशियोमीटर में बेस्ड तो है, बट वेरी केयरफुल एंड वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। देखिए, पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वो 10 मीटर की है, 10 मीटर की लेंथ है। ठीक है, विच इज़ लार्जर देन E1 एंड E2। वहाँ पे जो आपने EMF लगाया वो इससे बड़ी थी। ठीक है, वो अपना बेसिक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो। ठीक है, जब K1 क्लोज करते हैं, इसका मतलब E1 के लिए आपकी बात हो रही है, तो एडजस्टेड टू टच द वायर्स J1 इज देयर नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ आती है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए ये लेंथ है कितनी, ये लेंथ अगर आपको पता नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए EMF आपको पता ही है साफ साफ, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। थ्योरी तो इतना ही है, बाकी सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, चलिए देखिए ऑब्जर्वेशन, ये 1 मीटर है, ये कंप्लीट 1 मीटर है। ठीक है, तो देखो डिफ्लेक्शन कहाँ आया, इस जगह पे आया डिफ्लेक्शन, इस जगह पे। तो ये कितना है, देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड देन 20 सेंटीमीटर इज फ्रॉम दिस एंड। तो ये कितना है, 80 सेंटीमीटर, दिस इज 80 सेंटीमीटर, 80। ठीक है, तो कंप्लीट कितना हो गया, 3 मीटर, यानी कि 300 मीटर्स, तो 380 मीटर हो गया टोटल, 380 मीटर्स हो गए, सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया अपना E1। ठीक है, बाय E2। जब आप E2 लिखेंगे तो लेंथ कैलकुलेट कीजिए क्या आ रहा है। देखिए कहाँ मिल रहा है, सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे। तो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7,
7 रॉड्स हो गए, तो 7 रॉड्स हो गए और सारे 1 मीटर में, इसका मतलब 70 सेंटीमीटर तो हो ही गया, और फिर ये 60 आ रहा है, ठीक है, तो 760 हो गया, 760, तो इसकी लेंथ हो गई 760 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो इसका डबल है ना, तो 1/2 ये हो गया। तो आपको a/b बताना है, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेरी इजी, 1 इज द आंसर, ठीक है। तो बस ये कैलकुलेशन देखना था, ये ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए था बस, अदरवाइज इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने लिखा है लेंथ, देख लीजिए, 3 टाइम्स 100 सेंटीमीटर एंड देन 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया सेंटीमीटर वाइज, और नीचे में 7 टाइम्स 100 प्लस 60, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, a इक्वल्स टू 1 आ गया। वेरी गुड एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन if you are smart enough to calculate this length, otherwise it was medium category, है ना, अगर ये कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते तो। All right, so this is the solution. Moving to the next question. So next question is question number 8. इसमें क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, जिसकी मास 4u है, मतलब AMU है, ये is kept in an insulated container is moving with speed 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है, इट इज सडनली स्टॉप, तो फाइनली वो रुक जाता है, इनिशियल ये फाइनल रुक जाता है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कंसेप्ट कैसे डेवलप करेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया ना, वही उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ mv², फाइनली 0 है, और ये n/cv डेल्टा t है। इस n को यहाँ ले जाओ तो मास पर मोल हो गया, तो मोलर मास इज 4u, ठीक है ना, तो ये 4 हो गया, तो हाफ और हाफ इंटू 4, और स्पीड कितनी है 30 का स्क्वायर, और cv क्या है 3/2, क्योंकि मोनो एटॉमिक है, और डेल्टा t निकालना है, तो हाफ और हाफ कैंसिल, 3 से एक 30 इंटू 30 है, 30 इंटू 30 है, तो इसको आप काटोगे 3 से तो कितना आएगा 10 इंटू 30, ये आ जाता है। अच्छा, और आपको आर के टर्म्स में निकालना है, तो ये 3r होना चाहिए, ओ 3r के टर्म्स में ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको मैं कट नहीं करता हूँ, तो ये क्या आ जाता है 900 इंटू 4, 900 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3r, दैट इज डेल्टा t, ठीक है। ये 3r रहने दो, तो ये आ गया आपका आंसर 9×4 36, 3600, तो यस 3600 इज आवर आंसर, ठीक है। तो सिंपल था ये भी क्वेश्चन, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ऑलराइट, सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट, 9th क्वेश्चन, अ कॉइल इज ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, इंडक्टेंस 2 हेनरी है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस नहीं लेना है आपको, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ सप्लाई हुज वोल्टेज इज गिवन बाय 3t वोल्ट वोल्टेज गिवन है, ठीक है ना। इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड एट t इक्वल्स टू 0, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल आफ्टर 4 सेकेंड। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक एनर्जी का कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम स्टैब्लिश करना है। तो कैसे करें इसमें, बहुत सिंपल, इसकी कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं लेनी है, तो बस एक इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको यूज़ करना है। ये V है और ये L है, और यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है I, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर क्या होगी बच्चों, एनर्जी विल बी हाफ LI², ऑलराइट। और I को कैसे आप रिलेट करेंगे, I को, तो L di/dt इज इक्वल्स टू V, ये वाला जो V है ना, अगर आप इस तरह से घूमेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे पोटेंशियल राइज और यहाँ पे पोटेंशियल फॉल, तो माइनस LDI/dt प्लस V इक्वल्स टू 0, KVL लगा कर ये आ जाता है। तो V की वैल्यू इज 3t, तो V को डाल दो यहाँ पे 3t, ठीक है, ये चला गया उधर, तो LDI इज इक्वल्स टू 3t dt, ठीक है। अब आपको एनर्जी यहाँ पे लिखना है, तो I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ से इंटीग्रेट कर लीजिए,
किसी भी टी टाइम पर, तो टी टाइम के टर्म्स में आई निकाल के इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो 0 0 और टी के टर्म्स में लिख लो, बाद में पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आंसर आता है, उसको यहाँ डालते हैं, फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए ईएमएफ आपने ले आया, ठीक है, तो ये आ गया अपना 3t अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इन्फॉर्मेशन इट इज 3t। ऑलराइट, अब यहाँ से इंटीग्रेट किया आपने तो Li ये आ गया, I की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए एनर्जी हाफ Li², सॉल्व करके t की वैल्यू बाद में डालने पर 144 जूल आ जाता है, क्योंकि इसके SI यूनिट में सारी वैल्यूज गिवन है। इस क्वेश्चन को मैं मीडियम कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलस इन्वॉल्व थी और KVL के साथ इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बार बार, बैलेंस्ड पेपर आया था। टफ कैटेगरी में तो मैं किसी को भी नहीं रखने वाला, सिवाय एक के जो मैंने आपको दिखाया, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो गई बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ड तो वो भी था, उसको छोड़ना ही था क्योंकि टाइम काफ़ी लगता और गैस करने से वो वेरिएशन काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो उसको आप छोड़ सकते थे। और आपका लक ख़राब था, क्या कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है बट उसको सॉल्व करने में आपको समय लग रहा था, टाइम पीरियड वाली, ठीक है। चलिए, तो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस JEE Main 25th फर्स्ट शिफ्ट, ओके, लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांसमिटिंग स्टेशन रिलीजेस वेव्स ऑफ वेवलेंथ 960 मीटर, ठीक है, वेवलेंथ गिवन है 960 मीटर। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 256 माइक्रोफैरेड इज यूज्ड इन द रेजोनेंट सर्किट। तो सेल्फ इंडक्टेंस बताना है कितनी होने वाली है। तो देखिए, ये देखने में आपको लग रहा है कि हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम का है, ऑल्दो मैंने भी इसको कम्युनिकेशन सिस्टम में डाला है, बट इसकी बेसिक जो है वो आप यहाँ पे देखिए, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वहाँ से डिराइव करना है ना। तो अगर आपको इतनी सी बात पता है कि LC ऑसिलेशन भी होता है, तो LC ऑसिलेशन में भी ये यूज़ होता है और उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाया गया है। समझ में आ रहा है ये बात। तो LC ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है वही वाली यहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये AC में भी आता है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, और वही कंसेप्ट को यहाँ पर भी यूज़ किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ऑल्दो ये चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम की है, बट सारे कंसेप्ट LC ऑसिलेशन या रेजोनेंस जो होता है AC सर्किट में, उसके कंसेप्ट से भी डेवलप कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है कि रेजोनेंस होने के लिए रूट LC चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू हो गई, और क्योंकि वो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस किया गया c/λ से, बिकॉज f इज इक्वल्स टू c/λ। EM वेव हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करने पे थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो रही है, बट एक बढ़िया सा आंसर आ जाता है। ये 10 इज द आंसर, ठीक है। तो ये था अपना सॉल्यूशन, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर सॉल्यूशन ऑफ 25th फर्स्ट शिफ्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, और आप अपने जो रिस्पॉन्स आए हैं उससे आप मिलाकर जो NTA का आंसर की है उसके साथ आप चैलेंज, जैसे चैलेंज करने वाले तो कोई क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में नहीं है, अदर शिफ्ट में हैं, जिसमें किसी में बोनस भी आए हैं और किसी का आंसर अलग भी हो रहा है, चैलेंज करने लायक हैं भी। तो आपको और भी वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं और आप अपने चैलेंज वाले पैटर्न या एक आंसर की देख लीजिए, कौन से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ, वो आप कर सकते हैं। इस शिफ्ट में आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारे आंसर इनके सही थे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे, जो कि कंटिन्यूसली और भी डिफरेंट हमारे सीनियर फैकल्टीज आकर आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। मैं था अविनाश किशोर, सॉल्यूशन आप देख रहे थे 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट IIT JEE Main 21 का सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे, सी या।